हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो है बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, और आज जो है यह अंतिम अध्याय है। हम लोग इसे समाप्त कर लेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है और इसमें जो है आपका बिहार की जनगणना के आंकड़ों के बारे में मुख्य रूप से जो है दर्शाया गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग आंकड़ों पर जाने से पहले कुछ फैक्ट, जो बातें हैं, जो मुख्य बिंदु हैं आपका जनगणना से को लेकर के, जिन्हें आपको जो है हमेशा ही आपके जहन में रहना चाहिए किसी भी एग्जाम को लेकर के, तो उसे हम लोग पहले देखते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था भारत में, औपनिवेशिक काल था, और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वे थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो उस समय भारत के गवर्नर थे, और उनकी पहल पे ही 1872 में पहला जो है क्या हुआ, जनगणना हुआ। 1872 है ना, 1287, 1287 है ना। याद रखना है आपको कि 1 2 भी रेगुलर है और 8 7 भी रेगुलर है, 7 8 है ना। तो 1872 आपको याद रखना है। उसके बाद जो है जो उसके बाद का जो दूसरा जनगणना होगा, चूंकि जो है रेगुलरिटी के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना होता है, 81 91 है ना, इस तरह से। तो उसके बाद कब होगा? तो नहीं, 1881 में होगा। तो 1881 में जो जनगणना हुआ वो उसके बाद से जो है नियमित जनगणना प्रारंभ हो गया। और उस समय जो है 1881 में जो नियमित जनगणना कराया गया, उस समय जो है गवर्नर भारत के थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो याद रखना है कि प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। प्रारंभ किसने किया? मेयो ने। और उसको जो है नियमित किसने किया? तो रिपन ने। नियमित किसने किया? तो रिपन ने किया। उसके बाद जो है 1936 का ईस्वी आपको याद रखना है कि 1936 ईस्वी में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। तो बिहार से जब उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, उसके बाद पहला जो है अलग होने के बाद कब जनगणना होगा? तो 41 में होगा। तो 41 में जो जनगणना हुआ वह जो है दोनों का पृथक जनगणना हुआ। उड़ीसा का अलग आंकड़ा दर्शाया गया और बिहार का अलग आंकड़ा दर्शाया गया, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद 1921 ईस्वी को आपको याद रखना है। मुख्य रूप से क्यों याद रखना है? तो 1921 ईस्वी में ऐसा हुआ था कि जनगणना जो है हमेशा बढ़ते रहता है। आप आंकड़ा देखेंगे तो आप जनगणना जो है पिछले जनगणना के हिसाब से इस बार का जनगणना में जो है आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन 1921 ईस्वी में क्या हुआ था, उस समय जो है आंकड़े घटे थे। इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 1951 ईस्वी को भी आपको याद रखना है। 1951 को क्यों याद रखना है? इसलिए कि इस समय जो है जनसंख्या जो है वो माने वृद्धि हुआ था, और वृद्धि जो है काफी देखा गया इस समय जो है ना। भारत की आजादी के बाद जब जनगणना हुआ 1951 में, 1941 में जनगणना हुआ, 1951 में जो हुआ, दोनों का जो फासला काफी देखा गया। इसलिए इसको जो है लघु जनसंख्या विभाजक के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लघु जनसंख्या विभाजक। और उसके बाद से जब वृद्धि होना शुरू हो गया तो आपको ये आश्चर्य होगा ये जान करके कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या 37 करोड़ मात्र थी, और आज यदि जनगणना हो 2021 वाला जनगणना यदि 2023-24 में कराया जाए तो 137 करोड़ हो गया होगा, क्योंकि 121 करोड़ तो उसी समय था जब 2011 में जनगणना हुआ था, जिसके आंकड़े हम लोग पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद जो है आपका एक और ध्यान में रखना है कि यह जो जनगणना का कार्यक्रम जो भी होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रायोजित है, और यह जो है केंद्र सूची में आता है, संघ सूची में आता है। क्या सूची अलग अलग बांटा गया है ना, राज्य सूची, संघ सूची। तो ये जो है आपका किसमें आता है? ये आपका आता है संघ सूची में, और यह आर्टिकल 2-2-4-6 में रखा गया है। कौन में? 2-2-4-6 246 को ऐसे याद रखना है। आर्टिकल 2-2-4-6 246 में रखा गया है। यह संघ सूची का विषय है ना। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 की जनगणना कैवी थी? 15वीं थी। और जब 21 वाला या संपन्न होगा 23 में या 24 में, तो यह 16वीं हो जाएगी, है ना। और जिस समय 2011 में जनगणना हो रहा था उस समय जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। 15वीं जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे, है ना। उसके बाद आपको 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य आपको याद रखना है। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्योंकि जनगणना क्यों होता है? जनगणना होता है कि जनगणना करने से पता चलता है कि कितने लोग हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, पिछड़े कितने हैं, अति पिछड़े कितने हैं, गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं, है ना। उस हिसाब से जो है सरकार योजना बनाती है और देश का विकास के लिए जो है प्लानिंग किया जाता है ना। लेकिन अभी इसका जो है
कुछ अलग ही अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में जो है वोट बैंक के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना से पता चल जा रहा है कि कहाँ पे किस जाति के कितने लोग हैं, उस हिसाब से जो है अपना अपना जो है गेम प्लानिंग कर रहे हैं लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां। लेकिन मुख्य रूप जो है आपका जनगणना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि उससे पता चलेगा और उसके हिसाब से जो है प्लानिंग किया जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कोई आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप आइडिया लेते हैं ना कि 500 लोग आने वाले हैं कि 1000 आने वाले हैं, है ना, उसके हिसाब से आप सारा व्यवस्था बनाते हैं। तो उसी हिसाब से भारत सरकार को यदि व्यवस्था देना है पूरे भारतवर्ष को, बिहार सरकार को देना है पूरा व्यवस्था पूरे बिहार को, तो पता चलना चाहिए ना कि कितना हमको देना है, कितने लोगों के लिए देना है। इसलिए जनगणना जो है कराया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भी प्रश्न बन सकता है कि कब तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है जनसंख्या को स्थिर करने का, मतलब बढ़े नहीं, घटे नहीं तो बढ़े भी नहीं, स्थिर रहे। तो यह 2045 तक का जो है टारगेट लिया गया है। अब आते हैं हम लोग आंकड़े पर, है ना। तो अब जो है अब जो 2011 में जो जनगणना हुआ है, अंतिम जो जनगणना हुई है 15वीं जनगणना, तो उसमें उसके आधार पर जो है बिहार की क्या आंकड़े हैं, क्योंकि कई जो है उसमें बिंदु होते हैं जिसके आधार पर जो है जनगणना होता है ना। उसमें ऑल ओवर जनगणना होता है कि पूरे कितने लोग हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, है ना। उसके बाद जो है गांव में रहने वाले कितने लोग हैं, शहरों में रहने वाले कितने लोग हैं, है ना। 10 वर्ष में वृद्धि कितना हुआ, पिछले 2001 में हुआ और 2011 में हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, तो ये आपको वहां पे आंकड़ा देखा जाता है। उसके बाद लिंगानुपात देखा जाता है कि 1000 पुरुष पर कितना स्त्री हैं। उसके बाद शिशु लिंगा अनुपात देखा जाता है कि 1000 जो है 1000 लोग पर कितना शिशु हैं, इस प्रकार से जो है देखा जाता है। उसके बाद जो है घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। साक्षरता देखा जाता है कि क्या पिछले बार क्या साक्षरता था, इस बार क्या साक्षरता है, हमें उस पर क्या काम करना है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये सारी चीजें जो है देखी जाती है ना। तो अब जो है इन आंकड़ों को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है या ध्यान देना है, रटना नहीं है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 5 बार देख लीजिए, आपका सेट हो जाएगा दिमाग में, रटते रहिएगा, भूल जाइएगा, है ना। रटंत विद्या घटंत, है ना, और देखंत बार बार देखंत विद्या बढ़ंत, ये अब जो है नया आ गया नारा, है ना। पहले था रटंत विद्या घटंत और लिखंत विद्या बढ़ंत, अब रटंत विद्या देखंत और बार बार देखंत विद्या बढ़ंत, है ना। तो बार बार देखना है। आते हैं जो है बिहार की कुल जनसंख्या जो है वह 10,40,99,452 है। कितना है? 10,40,99,452 है बिहार की कुल जनसंख्या, है ना। और यह जो है आपका इसको हम लोग शॉर्ट में 10.41 करोड़ भी कहते हैं। और यह पूरे भारत की जितना जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या है। और जनसंख्या के हिसाब से बिहार की जो स्थिति है वह पूरे भारत में तीसरा स्थान पर है। कैवा स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा आपका कौन है? बिहार, है ना। ये ध्यान में रखना है। पुरुष में यदि देखा जाए तो पूरा जो जनसंख्या है आपका 10,40,99,452, उसका 52.14% जो है वो पुरुष है और 47.86% जो है वो महिला है। एक आपको ध्यान में रहेगा तो दूसरा खुद हो जाएगा। आपको यदि याद है कि पुरुष जो है 52.14 है तो 100% में से 52.14 आपको घटा लेना है तो महिला की जनसंख्या आ जाएगा, है ना। अब इसमें जो है बिहार के किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक पटना आपका बड़ा जिला भी है, आप नक्शा में देखे होंगे, है ना। उसके साथ साथ सारी व्यवस्थाएं वहां पे है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जो 6 मूलभूत आवश्यकता है 21वीं सदी के मानवों का, वो सारे वहां पे अवेलेबल हैं। तो इस वजह से वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। और सबसे कम कहाँ रहते हैं? शेखपुरा में। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? शेखपुरा में। शेखपुरा कहाँ है? तो नवादा के बगल में है ना। जमुई प्रमंडल का मुंगेर प्रमंडल में शेखपुरा है। कहाँ है? मुंगेर प्रमंडल में शेखपुरा है। तो शेखपुरा जो है न्यूनतम जो है वहां पे सबसे कम लोग रहते हैं। अब जो है हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं, है ना। गांवों में रहने वाली यदि बात किया जाए तो पूरे बिहार के 88.7% जनसंख्या, कितना? 88.7% जनसंख्या जो है वो गांवों में रहती है। तो शहरों में कितना रहते होंगे? तो 100 में से 88.7 घटा लीजिए तो 11.3% लोग कहाँ रह रहे हैं? शहर में। ऐसे ही तो करना है, आंकड़ा याद करना बहुत टफ नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बुद्धि, नो रटंत, है ना। तो 88.7% जनसंख्या जो है गांव में रहती है, 100 में से घटा लिए 11.3% हमारा शहर में रह गए।
अब जो है बिहार के किस जिला में सबसे अधिक, शहर में, और किस जिला में सबसे अधिक गांव में? तो गांव में यदि देखा जाए तो समस्तीपुर का नाम आता है। कहां? समस्तीपुर। तो समस्तीपुर के समस्त लोग, याद रखना है, समस्तीपुर के समस्त लोग गांव में रहते हैं। समस्तीपुर के समस्त लोग गांव में रहते हैं, पूर्व में रहते हैं, पूर्व माने गांव, है ना। तो समस्तीपुर के समस्त लोग कहां रहते हैं? गांव में। 96.5% का मतलब समस्ती लोग तो हो गया ना दोस्त। तो यदि आप यहां पे देखिए, समझने वाली बात है कि जब समस्तीपुर का समस्त लोग जब गांव में रहते हैं तो शहर में ऑफिशियली वहां पे सबसे कम रहते होंगे। यदि पूछा जाए कि बिहार के किस जिला के लोग सबसे कम लोग जो है शहरों में रहते हैं, तो समस्तीपुर में। जब गांव में रहते हैं सबसे ज्यादा, तो कम कहां रहेंगे? शहर में। वहीं पटना का देखा जाए तो 43.07% लोग जो है वो पटना के कहां रहते हैं? शहरों में रहते हैं। पूछा जाएगा कि शहरों में बिहार के किस जिला के अंतर्गत जो है शहरों में निवास करने वाले लोग ज्यादा हैं? तो पटना है। तो पटना में गांव में लोग कम रहेंगे, उलट देना है। यही तो आपका आंकड़ा याद करने का एकदम सिंपल, एकदम तुरंत याद हो जाएगा, है ना। दशकीय वृद्धि देखा जाए तो बिहार का जो दशकीय वृद्धि है पिछले की अपेक्षा 25.4% है। कितना है? 25.4%। इतना ह्यूज अमाउंट के हिसाब से, इतना रेशियो से यदि बढ़ेगा तो समझ रहे हैं पृथ्वी पर कितना भार हो जाएगा। तुरंत धरती जो है हिलम डोलम हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। धरती प्रलय आ जाएगा यदि स्थिर नहीं हुआ तो। 2045 तक अभी जो है रखा गया, अभी तो 20-22 साल अभी बाकी है ना। अभी तब तक जो है 2-3 बार जनगणना हो जाएगा। तो यह जो है दशकीय वृद्धि कितना है? 25.4%। और यह जो है तीसरा स्थान इसमें भी रखता है। भारत में तीसरा बिहार ऐसा राज्य है जो इस गति से जो है वृद्धि कर रहा है ना। इससे पहले और 2 राज्य हैं, इससे भी और 2 राज्य हैं जो और गति से वृद्धि कर रहे हैं। तो इसमें दशकीय वृद्धि के रूप में यदि बिहार के जिला पर नजर डाला जाए तो मधेपुरा जो है सबसे तेज गति से जो है जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, और गोपालगंज में सबसे धीमे गति से जो है वृद्धि हो रहा है। कहां? मधेपुरा में सबसे तेज, है ना, और गोपालगंज में कम। मधेपुरा तेज, गोपालगंज कम, है ना। मधेपुरा में मध्य 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 बहुत तेज है ना, और गोपालगंज में कम हो रहा है कि नहीं। लिंगानुपात देखा जाए तो लिंगानुपात पूरे बिहार की यदि बात किया जाए तो 1000 पुरुष पर 918 महिला है। कितना? 1000 पुरुष पर 918 महिला है। और यदि जिला की बात किया जाए तो गोपालगंज जो है वहां पे सबसे अधिक है, 1021। 1000 पुरुष पर 1021 महिला है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का। किसका? गोपाल माने का? कृष्ण जी। तो कृष्ण जी के 1600 पटरानी महारानी थे नहीं, तो जनसंख्या तो बढ़वे ना करेगा, है कि नहीं। इस तरह से याद रखना है, कोऑर्डिनेट करते रहे, है ना। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहां है? मुंगेर में। कहां? मुंगेर, है ना, 876। कितना? 806। मुंगेर कै गो गेर लगाया? तो पहले 8वां गेर लगा दिया, फिर 7वां, फिर 6ठा, है ना। इस प्रकार मुंगेर जो है उसमें सबसे कम, है ना, उलट के गेर लगा दिया, इसलिए जो है वहां पे लिंगानुपात कम गया, है कि नहीं। शिशु लिंगानुपात, क्या शिशु लिंगानुपात जो है इसमें क्या है? तो शिशु लिंगानुपात में जो है 0 से 6 साल के बच्चों को रखा जाता है ना। तो 1000 पर कितना शिशु? 935। कितना? 1000 पर 935, है ना। शिशु लिंगानुपात क्या है? तो 1000 पर 935 है। अब इसमें जो है सबसे अधिक कहां है? तो सबसे अधिक किशनगंज में है। किशन माने कृष्ण, किशन माने कृष्ण, है ना। तो सबसे अधिक वहां है, क्या है? किशन के, कृष्ण के 1600 रानी पटरानी थे ना उनका, इसलिए वहां जो है अधिक है ना। गोपालगंज और किशनगंज दोनों कृष्ण जी से याद रखना है। लिंगानुपात में दोनों आगे है ना, कृष्ण जी आगे ही हैं। और वैशाली जो है सबसे पीछे है, 904 अंक लेकर के वो सबसे पीछे है ना। कितना अंक लेकर के? 904। वहीं यदि घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व आप सभी पता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। यदि जनसंख्या घनत्व निकालना होता है तो पूरा क्षेत्रफल में और उसकी जनसंख्या से हम लोग क्या कर देते हैं? भाग देते हैं, तो आ जाता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व बिहार का क्या है? 1106, है ना, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रह रहे हैं, और यह पहला स्थान है पूरे भारत में बिहार का। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार का पूरे भारत में पहला स्थान है नहीं। और यदि जिला पर नजर डाला जाए तो शिवहर, छोटा सा जिला, आप देख रहे हो कि कहां पे वो जो है आपका पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में जो है वो शिवहर जो है घुसल है। और ओकरा घुसल है, उस खुदे घुसल है शिवहर। कहां? पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में। और इस शिवहर खुद घुसल है, ओकरे में 1880 आदमी और घुस गया। कितना? 1880। तो कंजस्टेड हो ना जाएगा, वो बहुत एकदम डबल है बेचारा सगरों से, है ना। शिवहर, कौन? शिवहर।
तो शिवहर में जो है घनत्व सबसे अधिक है और कैमूर में सबसे, काहे कैमूर में सबसे अधिक? कैमूर एकदम, कैमूर का पहाड़ी चारों तरफ जो है खाली पर्वतें, पहाड़, जंगले, झाड़ है, तो वहां पे तो जनसंख्या घनत्व तो कम ही रहेगा, पूरा फैलाव ज्यादा है ना, यहाँ एगो घर है, वहां एगो घर है, ऐसे करके है, तो सबसे कम है जनसंख्या घनत्व है। लेकिन शिवहर छोटा है और वहीं पे लोग एकदम सड़सल है। नहीं, साक्षरता यदि देखा जाए, साक्षरता दर की यदि बात किया जाए तो 61.8%। अब यहाँ पे देख लीजिए, साक्षरता दर ओवरऑल बात कीजिए या पुरुष साक्षरता दर बात कीजिए या महिला साक्षरता दर बात कीजिए, बिहार सब में सबसे पीछे है। बिहार सब में सबसे पीछे है। इसीलिए तो जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है बहाल करने के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है बिहार सरकार ले रही है, कहीं एकरा से जो है आगे निकल जाएगा, है ना, जनगणना होगा अगला तो हो सकता है, ऐसा सोचा होगा सरकार, मैंने हम कह रहे हैं, है ना। तो साक्षरता में सबसे पीछे है, हर तरह से, महिला में, पुरुष में, सब में सबसे पीछे है। साक्षरता दर यदि पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पूरे बिहार की जनसंख्या के 61.8% लोग साक्षर है ना। वहीं जिला पर नजर डाला जाए तो देख लीजिए, सब में रोहतास सबसे आगे है, चाहे पूरा ओवरऑल का बात किया जाए, चाहे पुरुष साक्षरता का बात किया जाए, चाहे महिला साक्षरता का बात किया जाए, तो रोहतास सबसे आगे, रोहतास सबसे आगे है ना। रोहतास पर बहुत है आस, वो सबसे है आगे नहीं। और वहीं यदि कम साक्षरता की बात किया जाए तो पूर्णिया सबसे कम है। पुरुष साक्षरता की बात किया जाए उसमें भी पूर्णिया सबसे नीचे है ना। पूर्णिया का आंकड़ा जो है नीचे है, पूर्णिया पूर्ण नहीं है। और महिला साक्षरता में जो है आपका सहरसा जो है वह पिछुआ गया है। कौन? सहरसा। तो इस प्रकार जो है इस आंकड़ा का हम लोग देखें, और कुछ आंकड़ा छूट रहे हैं जिसको हमको ध्यान में रखना जो है बहुत जरूरी है। उसके बिना जो है काम गड़बड़ा जाएगा, एक आध दो नंबर से आप पीछे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अनुसूचित जाति पर ध्यान देते हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत आरक्षण है हर जगह, है ना। ये जो है प्रारंभ से ही जंगल झाड़ में रह रहे हैं, थोड़ा सा पिछड़े इलाके में रह रहे हैं, तो इन्हें जो है ये पिछड़ गए हैं, तो इन्हें जो है अब आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इन लोगों को बहुत ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है ना। तो इस पर ध्यान देना है सबको, हमको, आपको, हर लोगों को जो है जो पिछवा गए हैं उनको लाना है ना प्लेटफॉर्म पर। तो उसके लिए तो थोड़ा व्यवस्था टाइट होना चाहिए ना। तो इनके आंकड़ों को देख लेते हैं। इनका आंकड़ा यदि नहीं ढंग से सरकार के पास जाएगा तो इनके लिए जो योजना बना रही है सरकार, कैसे पता चल पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इनका आंकड़ा एकदम ध्यान में रखना जरूरी है। तो अनुसूचित जाति का बात किया जाए यदि, किसका? अनुसूचित जाति का, एससी जिसको बोलते हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, तो जनसंख्या आपका कितना है बिहार में? 1.65 करोड़ है, 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है ना। और जो है तीसरा स्थान पर है आपका बिहार, जो है वो पूरे राज्य में तीसरा स्थान पर है, इसमें भी, है ना। तीसरे स्थान सगरो इसको मिल रहा है ना। पूरा में तीसरे स्थान है, अनुसूचित जाति वाला में तीसरे स्थान है ना। आओ तीसरा स्थान 10 की वृद्धि में तीसरे स्थान पर देखें हम लोग, है ना। प्रतिशत कितना है? तो 15.9%। जिला पर यदि नजर डाला जाए तो सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो गया में। सबसे कम कहाँ रहते हैं? तो किशनगंज में, है ना। अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब की यदि बात किया जाए तो इनका बिहार में जनसंख्या कितना है? मात्र 13.3 लाख। कितना? 13.3 लाख है। प्रतिशत में देखा जाए तो 1.3% है। और सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति कहाँ रहते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पश्चिमी चंपारण है, जंगली इलाका है ना। वहां पे तो पढ़े भी किया कि सघन वन वहां पे पाया जाता है ना, वहां पे आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है ना। तो वहां पे जो है अनुसूचित जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो था आपका बिहार की जनसंख्या का आंकड़ा था, जो है 2011 की जनगणना के आधार पर है। उसके बाद जनगणना नहीं हुए हैं, इसलिए यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और खूब भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसको रटना नहीं है, देखना है, देख के दिमाग में सेटअप कर लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आपका जो है बिहार का भूगोल समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है बिहार का आगे जो है आपका बिहार का मध्यकालीन इतिहास हो गया, बिहार का प्राचीन इतिहास हो गया, बिहार का आपका आधुनिक इतिहास हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार का संपूर्ण परिचय का वीडियो सारा अपलोड है। तो इस तरह से हम लोग क्रमवार जो है तेज गति से भागेंगे एकदम, है ना। और हम लोग जो है समय से पूर्व पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे और तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और 45 नंबर ओबीसी को लाना ही है। और उसके बाद आपका जो है 48 नंबर जो है आपको लाना है, किसको? जनरल को।
है ना। इस तरह से माने 50 का टारगेट रखना है सबको, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबको कि 50 नंबर 120 में ले आना है। ऐसे आप अधिक रखिए, है ना। आप 75 नंबर का रखिए टारगेट, 80 नंबर का टारगेट रखिए, ताकि कितना हो गलती होगा तो जो है 50 नंबर कम से कम आ जाए, कट ऑफ हमारा निकल जाए। तो इस प्रकार जो है तैयारी करना है, पूरा एकदम आंधी की रफ्तार से तैयारी करना है। तो तैयारी में लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, है ना। साथ साथ तैयारी करेंगे, साथ साथ परीक्षा देंगे, साथ साथ पास होंगे, मास्टर जी बन जाएंगे गुरु जी। और ऐसे तो पढ़ा ही रहे हैं, आप कहीं और पढ़ा रहे हैं, हम कहीं और पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।